दो सवाल इस पूरे फ्रॉड के बाद जहन में आए, क्या ये वाकई एक फाइनेंशियल फ्रॉड है या ये एक सिस्टम का लूप होल है जिसका फ़ायदा हर कोई उठा रहा है। तो बैंकिंग सिस्टम बेसिकली इतना प्रोफेशनल सिस्टम होते हुए वो एक कागज़ पे और एक एलसी के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने दे रहा है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हैशकॉल फ्रॉड या फाइनेंशियल स्कैम, इसके बारे में यकीनन आप सब लोग ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा या हेडलाइन ज़रूर देखी होंगी कि 54 अरब का हैशकॉल फ्रॉड, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड बताया जा रहा है। और इस फ्रॉड के चलते FIA ने हैशकॉल के CEO मुमताज़ हसन खान साहब समेत दीगर ऑफिशियल्स और 30 ऐसे अफराद को अरेस्ट किया है जो या तो नेशनल बैंक से इन्वॉल्व हैं या हैशकॉल के ऑफिशियल्स हैं, और उन सबको इन्वेस्टिगेशन के लिए बैठा लिया है। अब इस फ्रॉड को किस तरह से कामयाब बनाया गया, कौन कौन से चैनल्स इसमें शामिल थे, इस पर हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा माजी देखते हैं कि हैशकॉल 2001 में उसकी बुनियाद रखी गई, 2007 में वो एक अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गया और 2014 में फाइनली उसके शेयर्स मार्केट में फ्लोट होना शुरू हुआ, यानी कि उसको एक लिस्टेड कंपनीज़ के अंदर शुमार किया गया। और उसी दौरान 2010 से लेकर 2018 के बीच हैशकॉल ने सालाना एवरेज जो रेवेन्यू जनरेट किया वो 52% किया, यानी कि तमाम OMCs में सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा माना जाता है। और बहुत कम अरसे में कहा जाता है कि PSO के बाद दूसरे नंबर पे जो OMCs आई उनमें एक हैशकॉल थी। लेकिन जो चीज़ जितनी तेज़ी से ऊपर जाती है वही चीज़ उतनी तेज़ी से भी नीचे आती है, और कुछ यही हैशकॉल के साथ भी हुआ। वो जिस स्पीड में ऊपर गए, बेहतर बने, उसी स्पीड से उनकी किस्मत का पहिया भी पलटना शुरू हो गया। हुआ कुछ यूँ कि 2018 में जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने लग गई तो उस दौरान पाकिस्तान के अंदर भी इम्पैक्ट पड़ा और पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आने लग गई। उसकी वजह से जो हैशकॉल और ऐसी बहुत सारी OMCs थी उनको डेफिनेटली लॉस ज़रूर हुआ, पर कंपैरेटिवली हैशकॉल को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि वो महंगा पेट्रोल उन्होंने पुराना स्टॉक में रखा हुआ था जिसको अब वो सस्ते में बेचना पड़ रहा था। दूसरी वजह जो बताई जाती है वो ये है कि जो डीलर्स को उन्होंने सप्लाई किया हुआ था उन डीलर्स के साथ उन्होंने कम मार्जिन रखा हुआ था अपने आप को इस कॉम्पिटिशन और मार्केट में बरकरार रखने के लिए। तो कम मार्जिन की भी एक वजह बनी कि उनको एक भारी नुकसान उठाना पड़े। साथ ही साथ पेंडेमिक का दौर शुरू हुआ जिसके अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस कम नहीं बल्कि नेगेटिव होने लग गई। वहाँ पे भी OMCs को बहुत लॉस फेस करना पड़ा, और हैशकॉल को इसलिए ज़्यादा करना पड़ा क्योंकि वो बाकायदा 2018 से एक लॉस मेकिंग में चलते चले जा रहे थे। अच्छा, इस दौरान बहुत सारा फंडेड क्रेडिट ऑलरेडी हैशकॉल ले चुका था, तो वो फिर एक दफ़ा क्रेडिट की तरफ जा रहा था, लेकिन इस बार उसको अनफंडेड क्रेडिट मिल रहा था। अच्छा, एक तो बैंक्स फंडेड क्रेडिट देती हैं यानी कि पैसों की सूरत में, दूसरा वो एक रास्ता क्रिएट कर देती हैं अनफंडेड क्रेडिट का जिसको कहा जाता है LCs। LCs बेसिकली एक एग्रीमेंट है दो कंपनीज़ के बीच में। जब वो ट्रेड करती हैं तो सप्लायर को हमेशा ये खौफ होता है कि उसका जब माल चला जाएगा तो वो पीछे से पेमेंट उसको कब मिलेगी, क्योंकि ऑयल में बेसिकली एक क्रेडिट में ऑयल दिया जाता है और पेमेंट बाद में की जाती है। तो उसके बीच में एक LC इशू कर दी जाती है जो बायर के बिहाफ पे बायर का बैंक करता है। यानी कि मिसाल के तौर पे कंपनी A बायर है, कंपनी B सप्लायर है, तो सप्लायर को ये अगर खौफ है तो बायर के बिहाफ पे बैंक जो है वो एक LC इशू करेगा कि आप अपना माल भेज दीजिए, आपको पेमेंट इतने डेज में मिल जाएगी। तो उसके बिहाफ पे ट्रेड मुमकिन हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह हैशकॉल ने भी इसमें यही गेम खेला। उसने ये किया कि उसने अपना एक पार्टनर चूज़ किया, वो था बाइको को इसलिए किया क्योंकि वो OMC के साथ साथ एक ऑयल रिफाइनरी भी है। तो वहाँ से उसने ये प्लान किया कि तेल जो है वो बाइको देगा और हम उसको पैसे दे देंगे। इस काम के लिए उसने नेशनल बैंक से यानी कि अपने बैंक से ये कहा कि आप एक LC इशू कीजिए और बाइको को दीजिए। नेशनल बैंक ने एक LC इशू की, तो ये बेसिकली एक फंडेड क्रेडिट था कि बाइको जो है वो तेल देगा हैशकॉल को और हैशकॉल उसको बेच के उसको पैसे दे देगा। लेकिन यहाँ तक सब सिंपल था, बट हैशकॉल का दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और उसने एक अलग ही गेम सेट किया और बाइको के साथ बात कर ली। बाइको ने नेशनल बैंक को ये इन्फॉर्म किया कि हमने वो तेल सप्लाई कर दिया है और वो तेल डिस्पैच कर दिया है, हैशकॉल रिसीव कर लेगा। यही कंफर्मेशन जब हैशकॉल से ली गई तो हैशकॉल ने कहा बिल्कुल हमने रिसीव कर लिया है, लेकिन हकीकत में ना तो तेल वहाँ से डिस्पैच हुआ था बाइको से और ना ही हैशकॉल तक पहुँचा था। बीच में कोई ऐसा ट्रेड नहीं हुआ था, बस LC इशूड थी। उसकी वजह यह है कि हैशकॉल को अनफंडेड नहीं फंडेड क्रेडिट चाहिए था, यानी कि पैसों की सूरत में चाहिए था। तो उसने ये बाइको के साथ मिलकर तय कर लिया था। तो दोनों ने नेशनल बैंक को ये कहा कि हमने तेल की ट्रेड कर ली है, पर हकीकत में कोई ट्रेड हुई नहीं थी। हुआ क्या कि बाइको ने अपने प्राइवेट बैंक को यानी अपने निजी बैंक को वो LC नेशनल बैंक से लेकर दे दी, ये कहकर कि मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है, मैंने तेल सप्लाई कर दिया है हैशकॉल को
और वो 60 दिन के बाद नेशनल बैंक को पेमेंट करेगा, नेशनल बैंक जो है वो आपको करेगा। आप अभी अपना मार्जिन काट के वो पैसे मुझे दे दीजिए, जब भी नेशनल बैंक पेमेंट करे 60 दिन के बाद वो सारे पैसे आप रख लीजिएगा। तो ऐसा किया तो उसके अपने बैंक ने उसको वो पूरी अमाउंट दे दी, ये सोच कर के 60 दिन के बाद तो पैसे मिल जाएंगे। वो पैसे बाइको ने लेकर हैस्कॉल को दे दिए। तो इस तरह अनफंडेड जो क्रेडिट था बेसिकली उसको फंडेड बना दिया और यहाँ से प्रोडक्ट के बजाय पैसे की फॉर्म में उनको लोन दे दिया। अब हैस्कॉल ने इन 60 दिनों का टाइम मांगा था और इस 60 डेज़ के अंदर हैस्कॉल ने बहुत सारी ऐसी डेफर्ड पेमेंट्स के एलसीज बनवा लिए और उन एलसीज को बनवा के वो इसी तरह साइकिल चलाता रहा। जब 60 दिन पूरे हुए तो उसने जो रिसेंटली एक एलसी के ऊपर क्रेडिट उठाया था वही पैसे उसने अपनी पहली एलसी जो उसने पहली दफ़ा बाइकों के साथ पैसे लिए थे उसको क्लियर कर दिया। और ये चेन चलाता रहा, लेकिन ये अमाउंट बढ़ती चली गई, या तो मैनेज नहीं हुई या संभाल नहीं पाए, एफआईए के इल्म में आना शुरू हो गया और इस दौरान उन्होंने सारी एलसीज की पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर दी और वो पैसे गायब हो गए, वो पैसे कहीं नज़र नहीं आए। तो उसके बाद एफआईए के इल्म में आया तो एफआईए ने फौरी तौर पर इनको आकर अरेस्ट किया और वहाँ पर इनके ख़िलाफ़ एक सख्त इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर दी कि आखिर वो सारे पैसे जा कहाँ रहे हैं, या तो वो मुल्क से बाहर जाके किसी बिज़नेस में लग रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, या क्या हो रहा है। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाइको ने इस शर्त पे ये सब किया था कि जो फेवर आज बाइको हैस्कॉल को दे रहा है वही फेवर कल हैस्कॉल भी बाइको को देगा, जो हकीकत में उन्होंने दिया भी थोड़ा बहुत। बट सवाल ये है कि बैंकिंग सिस्टम इतना क्या उनको समझ में नहीं आया कि ये सब हो रहा है कि अभी हैस्कॉल के पास तेल नहीं था वो बाइको से ले रहा है, तो अब बाइको के पास नहीं है वो हैस्कॉल से ले रहा है। तो इस सब के बीच में बैंकिंग सिस्टम कहाँ पे बैठा हुआ है। दो सवाल इस पूरे फ्रॉड के बाद जहन में आए, क्या ये वाकई एक फाइनेंशियल फ्रॉड है या ये एक सिस्टम का लूप होल है जिसका फ़ायदा हर कोई उठा रहा है। चूँकि ये नज़र में आ गया, एफआईए के इल्म में आ गया और वो पब्लिक हो गई बात कि ये फ्रॉड हुआ है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज डेफिनेटली होंगी जो इस तरह क्रेडिट पे काम कर रही होंगी, जिन्होंने एक एलसी किसी प्रोडक्ट के ऊपर दिखाया होगा बट क्रेडिट वो पैसों के फॉर्म में ले रहे होंगे, या फिर अपने एसेट्स की ओवर वैल्यूएशन करके उन्होंने बैंक सिक्योरिटीज़ जो हैं वो गलत दी हुई होंगी मैनिपुलेट करके और उसके ऊपर बैंक से क्रेडिट उठाया हुआ होगा। तो बैंकिंग सिस्टम बेसिकली इतना प्रोफेशनल सिस्टम होते हुए वो एक कागज़ पे और एक एलसी के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने दे रहा है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि आई थिंक यहाँ पर ऑन साइट विजिट होना चाहिए, जो इस चीज़ को समझता हो, ऑयल जब ट्रेड हो रहा हो या जो भी प्रोडक्ट ट्रेड हो रही हो, ऑन साइट विजिट हो कि जो एलसी के अंदर तय हुआ है गोया वही क्वांटिटी वहाँ से ट्रेड हो रही है, क्या वाकई ट्रेड हो रहा है या फिर सिर्फ बताया जा रहा है कि हमने डिस्पैच कर दिया और हमने रिसीव कर लिया। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि ये सिस्टम का लूप होल है जिसका फ़ायदा हैस्कॉल और बाइको ने उठाया और शायद और भी बहुत सारी कंपनीज ने माजी में उठाया होगा या अभी उठा रहे होंगे। तो आई थिंक एफआईए जो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसका एक बड़ा इंतज़ार रहेगा कि उसकी रिपोर्ट का क्या आउटकम आता है। और एफबीआर के साथ मिलकर डेफिनेटली बैंकिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारी कमियां हैं जो कि बेहतर करनी चाहिए इनको, ताकि इस तरह के फ्रॉड सामने ना आए। इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स बड़े आसानी से हो जाते हैं।